गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के लिए, विषय राजनीति विज्ञान, सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर, मौलिक कर्तव्य, उनकी आलोचना और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मौलिक कर्तव्यों पर पिछले 1-1.5 वर्ष से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी और विविध आदेशों के माध्यम से भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों में अंतर। ये अंतर वाला जब भी कोई प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में आता तो आप प्रयास करें कि एक कागज़ पर बीच में लाइन खींच करके 2 ब्लॉक्स बना लें और उसमें अंतर करें। जैसे एक तरफ हमने मौलिक अधिकार लिख दिया है और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा अंतर है मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य का मतलब है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, उनका हनन होता है, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ये इसलिए इसको न्याय योग्य कहा गया है। जबकि निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करती है, उन्हें लागू नहीं करती है, तो जनता सरकार के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। राज्य को ये सरकार निर्देश देते हैं कि उसे किस दिशा में और किस प्रकार कार्य करना चाहिए। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं। इसका मतलब है कि ये निषेधाज्ञाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए है। इसे हम नकारात्मक भी कह सकते हैं। जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं जो राज्य को कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये डिफरेंस है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आगे हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। जब मूल संविधान बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ, तब इसमें मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। उनकी सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसी संशोधन में ये मूल कर्तव्य संविधान में समाविष्ट किए गए। ये मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं और 10 मूल कर्तव्यों का समावेश जो है वो भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा किया गया था। ऐसा तर्क दिया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है, काफ़ी विस्तृत वर्णन है और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं।
एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। अधिकार के साथ कर्तव्यों का एक समानांतर संबंध है। इसलिए 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए। उनमें पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाएं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। दूसरा जो मूल कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चाहे वो गांधीवादी मार्ग हो, चाहे वो उग्रवाद का या उदारवाद का मार्ग हो, उस मार्ग में कार्य करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जिस प्रकार के भी उच्च आदर्शों को लक्षित किया गया था, उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। ये सर्वोच्च कर्तव्य अगर 2 नंबर के सवाल में पूछे कि कौन सा मूल कर्तव्य भारतीयों के लिए सर्वोच्च कर्तव्य है, वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नेक्स्ट, भारत के लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का विकास, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वे हमारे देश की जो समन्वित संस्कृति है, विविधता में एकता की जो संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, उसका महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना, और जो भी हमारे स्थल हैं, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो प्राकृतिक स्थल हो, उन्हें किसी प्रकार से गंदा ना करें, उन पर किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, ये हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कुप्रथाओं का, अंधविश्वासों का या तर्कहीन बातों का, प्रथाओं का त्याग करें। मानववाद की भावना में विश्वास करें और ज्ञानार्जन करें। इस विश्व व्यवस्था में भारत जिस भी प्रकार की चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है, उन चुनौतियों के मुकाबले के लिए ज्ञानार्जन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। जिन भी गतिविधियों में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहा है या एक टीम के रूप में सामूहिक रूप से किसी गतिविधि का हिस्सा बनता है, तो व्यक्ति की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह उत्कर्ष की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करे। ये 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 1976 में शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए एक नया मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा का अधिकार, और
इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। इस अधिकार में के साथ में ये कर्तव्य भी क्रिएट हुआ, सर्जित हुआ कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो देखिए आप, अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, उसका एक सुंदर उदाहरण इस संशोधन के माध्यम से आपने देखा कि अधिकार का सर्जन किया 21A में, तो साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य का भी सर्जन किया 11वें मूल कर्तव्य के रूप में। तो अब हमारे मूल कर्तव्य की संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। इतने महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य हैं, इसके बावजूद भी इन मूल कर्तव्यों की आलोचना आलोचकों द्वारा की जाती है। और उसमें सबसे पहली आलोचना है कि यदि व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता है, कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। ये बात सही है कि कर्तव्य को उल्लंघन के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, परंतु यहाँ जो मूल कर्तव्य के महत्व में मैंने लिखा है कि संसद ऐसे दंड की व्यवस्था कर सकती है, कोई कानून का निर्माण कर सकती है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। ये संसद को इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और निश्चित रूप से सब संसद को ये कार्य करना चाहिए। दूसरा, आलोचक कहते हैं कि भाषा स्पष्ट नहीं है और खासकर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की जो बात हमने की है, उसको लेकर के आलोचक कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग निकाल सकता है, परंतु ये सर्वमान्य बात है कि अंधविश्वास ना करना, तर्कहीन बातों को स्वीकार ना करना, कुप्रथाओं को त्यागना, वास्तव में यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और इसी को अपनाने की बात संविधान निर्माताओं के द्वारा मूल कर्तव्यों में की गई है। नेक्स्ट है अत्यधिक आदर्शवादी है। निश्चित रूप से कर्तव्यों में आदर्शवादिता का पुट है, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्तव्य हमेशा आदर्श भाषा में ही लिखे जाते हैं। उनके के पीछे नैतिकता का बंधन काम करता है, नैतिकता के सूत्र काम करते हैं। इसमें क्योंकि दंड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करके ही हम व्यक्ति को इनके पालन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शासन के अत्याचार की आशंका। ये भी आलोचक कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का अक्षरश पालन करे तो वह शासन का, सरकार का गुलाम बन जाएगा और सरकार निरंकुश हो जाएगी। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल कर्तव्य हमारे राष्ट्र के प्रति हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं जिन्हें प्राप्त करके हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। तो यदि सरकार को निरंकुशता ही करनी हो तो वह अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगी, न कि कर्तव्यों की संख्या बढ़ाएगी। तो मूल कर्तव्यों के महत्व के अंतर्गत भी आप ये लिख सकते हैं कि ये हमें कर्तव्य बोध कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार का पूरक होता है कर्तव्य, और जैसे जैसे हम कर्तव्यों का पालन करते हैं हमारे अधिकारों की संख्या स्वतः बढ़ती जाती है और हमारे अधिकारों में परिपक्वता आती है। ये हमारा सर्वोच्च धर्म है जो हमें हमारे परिवार, हमारे संस्थाएं, हमारे आदर्श, हमारे इतिहास और हमारे समाज के प्रति हमारे धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मूल कर्तव्यों का, निश्चित रूप से जो लघुतरात्मक प्रश्न है जो 5 से 7 नंबर का विश्वविद्यालयों में आता है, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।